चैप्टर 1411 दी वीकेस्ट कॉम्बिनेशन। अंडरटेकर पूरी तरह से अपनी ही दुनिया में खोया हुआ था। वो खाली रूम में बेजान आंखों से खड़ा था। कुछ ही देर बाद दरवाजा खुला। लुओ झुओ अंदर आया। उसने देखा कि अंडरटेकर वहां एक लाश की तरह खड़ा है। जागृति फल, जागृति फल, उसने धीरे से पुकारा। अंडरटेकर की दुनिया पूरी तरह से अंधकारमय थी और वो अपने कानों में एक जानी पहचानी आवाज को फेंटली सुन सकता था। उसे याद आ गया, ये उसके जुड़वा भाई लुओ झुओ की आवाज थी। लेकिन इस वक्त वो पहले से ही अपने इंटरनल डीमंस में पूरी तरह डूब चुका था और बाहर आने को तैयार नहीं था। आउटर वर्ल्ड उसे एक धोखे से भरी दुनिया लग रही थी। विश्वासघात, झूठ एंड नथिंग वर्थ होल्डिंग ऑन टू। उसने लुओ झुओ की आवाज का कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि एक असहाय बच्चे की तरह अपने घुटनों को पकड़कर जमीन पर बैठ गया। अचानक उसकी आंखों के सामने लाइट आ गई। ये वही चीज थी जिससे वो बचना चाहता था। वो खुद को छिपाना चाहता था और अंधेरा ही उसका प्रोटेक्शन था। लेकिन लुओ झुओ आ गया था। अंडरटेकर ने अपना सिर उठाया और उसे घूरने लगा। उसके सीने में बना एक गहरा ब्लैक होल अभी भी डार्क लिक्विड बहा रहा था, जैसे उसकी आत्मा बाहर रिस रही हो। तुम यहां हो। अंडरटेकर की आवाज ऑलमोस्ट खाली थी। मेन आ गया। लुओ झुओ ने सिर हिलाया। देवत्वा लेने आए हो? अंडरटेकर ने सिर झुकाया और कहा, हां, मैं अब शाव संस्कार के मास्टर के लायक नहीं हूं। तुम्हारा आना सही है। शायद उन्होंने शुरू से ही गलत व्यक्ति को चुना। तुम्हें संगक मंदिर जाना चाहिए था। मुझे तो अपने मां बाप के साथ शीप चरानी चाहिए थी। घर पर ही। मैं इन शाव भूमि का स्वामी नहीं हूं। उसने अपना चेहरा घुटनों में छुपा लिया। जाओ, जो चाहो ले लो। अब मेरे पास कुछ भी बाकी नहीं है। लुओ झुओ धीरे से उसके पास आया और उसे देखा। वो कभी का महान तांत्रिक मास्टर आज सिर्फ एक कमजोर लड़का था। लुओ झुओ ने झुककर उसे गले लगा लिया। भाई, सब कुछ कारण और परिणाम है। सब कुछ नियति द्वारा निर्धारित है। कोई भी चीज अचानक नहीं होती। दूसरी तरफ, जब झंग यी अंडरटेकर से लड़ रहा था, तो पैलेस के अन्य हिस्सों में जो लोग अलग जगहों पर एग्जाइल हुए थे, वे भी निष्क्रिय नहीं थे। ये जानबूझकर किया गया था या अनजाने में, ये कहना मुश्किल था। लेकिन कुछ लोग एक दूसरे से टकरा गए। इस समय फैटीजू बहुत ज्यादा परेशान था। झंग यी की टीम में उसकी कॉम्बैट एबिलिटी सबसे लोएस्ट थी। वो एक अजीब सी जगह में अकेला एग्जाइल कर दिया गया था और किसी भी टीममेट से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। वो बस अपनी गन हाथ में लेकर इधर उधर कॉशियसली घूम रहा था। शायद कोई रास्ता मिल जाए बाहर निकलने का। लेकिन कहते हैं ना, जिस चीज से डरते हो वही होता है। जब वो एक दरवाजे से गुजरा तो उसने देखा एक आकृति सामने खड़ी थी। टीम की नहीं थी, वो थी अग्रवीन, राउंड टेबल के नाइट्स की ग्लोरियस नाइट। शॉर्ट सिल्वर हेयर, सिल्वर कलर की कॉम्बैट यूनिफॉर्म। वो भी शायद अपने साथी ढूंढ रही थी। दरवाजा खुलने की आवाज सुनकर उसका बॉडी टेंशन में आ गया। वो तुरंत पीछे मुड़ी, गन निकाली और सीधा फैटीजू की ओर पॉइंट कर दिया। हुज देयर? इस पॉइंट पर फैटीजू के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। आरी भगवान, मेन तो गया। ये तो दूसरी टीम के लोग हैं और इनका सुपरनैचुरल पावर इंडेक्स तो 9000 प्लस से भी ऊपर होता है। क्या ये मेरी आखिरी सुबह है? चैप्टर 1411 दी वीकेस्ट कॉम्बिनेशन। फैटीजू का चेहरा पूरी तरह पीला पड़ गया था और उसके एक्सप्रेशन एकदम ब्लैंक थे। भागने की चाहत तो थी, पर डर इतना था कि पैर हिल तक नहीं रहे थे। लेकिन जो उसे नहीं पता था वो ये कि सामने खड़ी अग्रवीन उससे भी ज्यादा नर्वस थी, क्योंकि अग्रवीन एक हीलर टाइप एलियन थी। उसकी रियल कॉम्बैट पावर ज्यादा स्ट्रांग नहीं थी। अब दोनों एक दूसरे को ऐसे घूर रहे थे जैसे कौन ज्यादा डरा हुआ है। प्योर म्यूचुअल फेयर। फैटीजू ने तेजी से दिमाग लगाया। डायरेक्ट मुकाबले में तो कोई चांस नहीं,
तो क्यों ना ब्लफ किया जाए। उसने धीरे से एक कॉन्फिडेंस सी स्माइल दी और बोला, मुझे ये पसंद नहीं कि लोग मेरे सर पे बंदूक ताने। या यू रियली थिंक दैट लिटिल टॉय विल हेल्प यू? फैटी के ब्लफ ने अग्रवीन को सच में डरा दिया। उसकी पिस्तौल सिर्फ सेल्फ डिफेंस के लिए थी और असल में हाई टियर एलियंस के सामने वो यूजलेस थी। उसने धीरे धीरे अपनी गन नीचे कर दी। आर यू वन ऑफ द एलियंस अंडर लॉर्ड केओस? फैटी ज़ू ने रिलीफ की सांस ली। सामने वाले को अब तक उसकी असलियत नहीं पता चली। उसने शांति से दोनों हाथ पीछे ले जाकर कहा, स्ट्रिक्टली स्पीकिंग, मैं केओस का नंबर 1 जनरल हूं। अग्रवीन का चेहरा थोड़ा सा पेल हुआ। उसकी मसल्स टेंस हो गई, जैसे कभी भी लड़ सकती थी। फैटी ने तुरंत एक डिप्लोमेटिक लाइन मारी, रिलैक्स करो, मैं हमेशा महिलाओं का सम्मान करता हूं। मैं तुम्हें हार्म करने नहीं आया। उसने थोड़ी ऊंची की और एक एरोगेंस वाली टोन में कहा, अगर मैं लड़ाई में पड़ता भी हूं तो बस तब जब सामने कोई बॉस लेवल एनिमी हो। यह सुनते ही अग्रवीन विजिबली रिलैक्स्ड हो गई। यूर रियली अ जेंटलमैन। ऑफ कोर्स, फैटी ज़ू बोला, अ पावरफुल मैन मस्ट एक्ट विद डिग्निटी। उसने हवा में हाथ लहराया। गो अहेड, यहां थोड़ा डेंजर हो सकता है, टेक केयर। फैटी मन ही मन वहां से निकलने की प्लानिंग कर ही रहा था। तभी, सर प्लीज वेट अ मोमेंट, अग्रवीन ने पुकारा। फैटी वही फ्रीज हो गया। ओ नो, क्या ये मुझे पहचान गई? उसने मन में सोचा। जी, क्या हुआ? वो बोला। अग्रवीन थोड़ी हिचकिचाई, फिर बोली, सर आप एक ट्रू जेंटलमैन हैं। मैं सोच रही थी, क्या हम साथ ट्रैवल कर सकते हैं? आफ्टर ऑल, हम सब एक हाई तरह के लोग हैं, चाहे कैंप्स अलग अलग हो। और अभी हमारा सबसे बड़ा एनिमी है 3 आंखों वाली ट्राइब। फैटी ज़ू लिटरली शॉक था। हाँ, ये मुझ पे भरोसा कर रही है। फैटी मना करना चाहता था, लेकिन अग्रवीन उसके सामने इतने सिंसेरिटी से खड़ी थी कि वो इनकार नहीं कर सका। वैसे भी वो बहुत सुंदर थी, सिल्वर बाल, सी ब्लू आईज, बेबी सॉफ्ट स्किन, और हीलर होने के कारण एक काम ऑरा था उसके अंदर। फैटी को जेन्युइनली लगा, मुझे इसे प्रोटेक्ट करना चाहिए। अगर तुम चाहो तो आई कैन टेक यू विद मी, फैटी ज़ू ने कूल अंदाज में कहा। क्योंकि अब तक सामने वाले को उसके पावर लेवल का पता नहीं था, तो एक्टिंग स्ट्रांग वॉज द बेस्ट मूव। अग्रवीन ने राहत की सांस ली। इस अजनबी जगह में सर्वाइवल अनसर्टेन था और यह पार्टनरशिप यूजफुल लग रही थी। धन्यवाद सर। व्हाट शुड आई कॉल यू? फैटी ज़ू को झंग यी की सलाह याद आई। उसने गर्व से कहा, जस्ट कॉल मी टियान पेंग। ऑल राइट मिस्टर टियान पेंग, यू कैन कॉल मी अग्रवीन। और इसी तरह यह जोड़ी, जिसे शायद सबसे कमजोर कॉम्बिनेशन कहा जा सकता है, एक अजीब और फनी तरीके से एक साथ आ गई। चैप्टर 1412 बुक माउंटेन। फैटी ज़ू और अग्रवीन साथ साथ चल रहे थे। शायद दोनों साइड्स में से किसी को भी ये उम्मीद नहीं थी कि उन्हें सामने वाले ग्रुप का सबसे कमजोर खिलाड़ी मिलेगा। इसलिए दोनों ने ही दूसरे को सीक्रेटली एक स्ट्रॉन्ग एडवर्सरी मान लिया, और अगर जरूरत न हो तो वे फाइट अवॉइड करना ही पसंद करते। इसलिए दोनों ने साथ चलने का डिसीजन लिया ताकि टीममेट्स को ढूंढ सकें। कॉशन के तौर पर दोनों ने आपस में थोड़ी दूरी बनाए रखी थी। पवित्र आत्मा मंदिर बहुत विशाल था। नैश राष्ट्र का सबसे सेक्रेट स्थान होने के नाते इसका इतिहास हजारों साल पुराना है। इतिहास में कई बार यह मंदिर पूरी तरह से नष्ट हुआ, फिर रीबिल्ड किया गया। अब यह अपने आप में एक लिविंग सिटी है, एक तरह से हुआक्शू एम्पायर के फॉरबिडन सिटी के बराबर। इंसानों के लिए यह एक्सपीरियंस वैसा ही था जैसे कोई विशाल नगर आसमान में तैर रहा हो और वे छोटे से जीव उसमें घूम रहे हों। चलते चलते वे दोनों कैजुअली बातचीत करने लगे। अग्रवीन अपने हार्मलेस प्रेजेंस और सुंदर चेहरे के कारण किसी भी आदमी के दिल की धड़कन बढ़ा सकती थी। वो अपने हाथ पीछे बांधकर चालाकी और एलिगेंस से चल रही थी। उसकी चमचमाती सी ब्लू आइज क्यूरियोसिटी से चमक रही थी। मिस्टर टायन पेंग
इस रहस्यमयी अंडरग्राउंड एम्पायर की डिस्कवरी सच में ह्यूमन सिविलाइजेशन के इतिहास की एक बड़ी डिस्कवरी है। क्या आपने कभी प्राचीन सभ्यता के इतिहास का अध्ययन किया है? फैटीजू ने सवाल सुना और तुरंत सिर हिला दिया, जैसे कि ये तो नॉर्मल बात हो। हाँ, थोड़ा बहुत रिसर्च किया है मैंने भी। अग्रवीन की आंखों में हल्की सी चमक आ गई। ओ, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मिस्टर टायनपेंग इतना टैलेंटेड होंगे, जो लिटरेचर और मार्शल आर्ट्स दोनों में अच्छे हों। हाँ, मैं खुद को जीनियस नहीं कहता, पर मैं एवरेज से ऊपर तो हूं ही। फैटीजू को खूबसूरत लड़की की तारीफ सुनकर थोड़ी खुशी महसूस हुई। अग्रवीन ने सॉफ्टली कहा, प्रेसिडेंट कोलंबिया ने कहा था, मैन ओनली यूनाइट्स व्हेन फेस्ड विद डेंजर फ्रॉम अदर सिविलाइजेशंस। और अब मुझे ये बात सही लगती है। मिस्टर टायनपेंग, क्या आप इससे अग्री करते हैं? फैटीजू ने धीरे से लार निगली और बोला, हाँ, आपने जो कहा वो काफी हद तक सही लगता है। हम हमेशा आपस में कॉम्पीट करते हैं, कौन अब इससे ज्यादा संसाधन लूट सकता है, यही सोचते रहते हैं। लेकिन यहां हमारे सामने एक ऐसी जाति है जो शायद ह्यूमन रेस का नेचुरल एनिमी बन सकती है। यह दबाव हमें एक साथ खड़े होने पर मजबूर करता है। अग्रवीन ने फैटी की तरफ मुस्कुराते हुए देखा। चाहे कुछ भी हो जाए, अभी सबसे इंपॉर्टेंट है नैश नेशन को हराना, ताकि ह्यूमन रेस को इस टेरिफाइंग अंडरग्राउंड जाति से कोई खतरा न हो। राइट? बोलते हुए उसने अपना सॉफ्ट सफेद हाथ फैटी की ओर बढ़ाया। फैटीजू ने उसकी नाजुक हथेली देखी और रिफ्लेक्सिवली उसे पकड़ना चाहा, लेकिन जैसे ही हाथ मिलने ही वाला था, उसे अचानक झंग यी की टीचिंग्स याद आ गई और उसने झट से हाथ पीछे खींच लिया, क्योंकि लड़ाकू वर्दी और ग्लव्स पहनने का मतलब ये नहीं कि कोई भी फिजिकल कांटेक्ट सेफ होगा। कुछ एबिलिटीज तो कपड़े के आर पार भी ट्रिगर हो सकती है। फैटीजू ने ऑकवर्ड हंसी के साथ कहा, हाँ, जो आपने कहा वो बिल्कुल सही है। अग्रवीन ने गौर किया कि फैटी ने हैंडशेक अवॉइड किया। उसकी आंखों में हल्की सस्पिशन की चमक आ गई। ये आदमी सच में सतर्क है। डेफिनेटली नॉट अ नॉर्मल सोल्जर। मुझे और भी केयरफुल रहना होगा। हाँ, आई अंडरस्टैंड। मिस्टर टायनपेंग वाकई बहुत अलर्ट है। वे दोनों आगे बढ़ते रहे। जब वे एक विशाल दरवाजे के पास पहुंचे, फैटीजू ने अपने आर्मोर की पावर का इस्तेमाल करके उसे खोल लिया। अग्रवीन के मन में एक और स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन बन गया। ही इज पावरफुल, और शायद हाई लेवल भी। बाय द वे, मिस्टर टायनपेंग, उसने पूछा, क्या इस बार सिर्फ जियांगनन डिस्ट्रिक्ट से ही लोग आए हैं? अग्रवीन ने अपने पैरों की उंगलियों की ओर देखा और कैजुअली पूछा, इस बार हम एक पावरफुल प्रागैतिहासिक सिविलाइजेशन से डील कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये काफी डेंजरस होने वाला है। अगर मैं होती तो इस बात की रिपोर्ट नेशनल लेवल पर करती और तुरंत रीइंफोर्समेंट मांगती। हालांकि फैटीजू डरपोक और आलसी था, लेकिन वो बेवकूफ नहीं था। उसने तुरंत समझ लिया कि अग्रवीन उसे कैजुअली प्रोब कर रही है, यानी जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश कर रही है। उसके चेहरे पर एक हल्की रहस्यमयी मुस्कान आई। आपने जो कहा वो बिल्कुल लॉजिकल है। ये डिप्लोमेटिक जवाब सुनकर अग्रवीन और भी सस्पिशियस हो गई। अभी गोलमेज के शूरवीरों, नाइट्स ऑफ द राउंड टेबल की सबसे बड़ी चिंता थी कि कहीं हुआक्शू एम्पायर के दूसरे इलाकों से लोकल फोर्सेस ना आ जाए, वरना उन्हें किसी भी मिलिट्री गेन की उम्मीद नहीं रह जाएगी। अग्रवीन लगातार मुस्कुराते हुए रास्ते में फैटीजू से कैजुअल बातें कर रही थी, पर उनके बीच कई ऐसे सवाल भी पूछे जा रहे थे जो स्ट्रैटेजिक इंटेलिजेंस से जुड़े थे। लेकिन फैटीजू को झंग यी ने कई बार स्ट्रिक्टली वार्न किया था। भले ही वो स्मूथ टॉकर नहीं है, लेकिन जब कोई सवाल उसे रिस्की लगता, वो सिंपली चुप हो जाता। इस पूरी जर्नी के दौरान उसने एक भी ऐसी बात नहीं बताई जो सेंसिटिव मानी जाए। इसी वजह से अग्रवीन के मन में अब पक्का विश्वास हो गया था, ये आदमी जरूर झंग यी की टीम का है और बेहद डेंजरस है। पवित्र आत्मा मंदिर चारों ओर से सुनसान था। हालांकि ये साइज में बहुत बड़ा था, पर यहां लोगों की संख्या बहुत कम थी। सुरक्षा के लिए जो पहला गार्डियन सामने आया था,
उसके बाद से अब तक किसी भी थ्री आइड स्पीशीज का सामना नहीं हुआ। ये पूरी जगह डेड साइलेंट लग रही थी, जैसे कोई फॉरगॉटन गोस्ट सिटी। जैसे जैसे वो दोनों आगे बढ़े, उन्हें एक ऐसा क्षेत्र मिला जहां साफ लगा कि कल्चर और हिस्ट्री ज्यादा गहरी थी। यहां कुछ एंटिक चीजें दिखी, जैसे प्राचीन कलाकृतियां और मेजों पर रखी किताबें। ये एक स्टडी रूम जैसा लग रहा है, अग्रवीन ने रूम के लेआउट को देखकर कहा। फैटीजू ने चारों तरफ देखा और आप भरते हुए बोला, यहां का वाइब वैसा ही है जैसा शायद कई सेंचुरीज पहले हुआ करता था। अगर हुआक्शू एम्पायर ने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के कई चरणों से न गुजरा होता, तो शायद आज भी उनकी सिविलाइजेशन ऐसी ही दिखती। सिविलाइजेशनल डेवलपमेंट हमेशा लिनियर नहीं होता, कभी कभी इसमें सडन लीप्स होते हैं। लुक, आगे एक और दरवाजा है, अग्रवी ने पॉइंटिंग करते हुए कहा। दरअसल वो एक गहरे लाल रंग का पुराना लकड़ी का दरवाजा था। ये डोर इतना एंटिक था कि दूर से ही लकड़ी की खुशबू आ रही थी। फैटीजू ने क्यूरियोसिटी से पूछा, इसमें क्या हो सकता है? अग्रवीन बोली, चलो चेक करते हैं। वैसे भी अभी कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है। छोटे डिस्कशन के बाद उन्होंने दरवाजे को धीरे से खोला। अंदर से हल्की रेड ग्लो निकल रही थी। फैटीजू ने धीरे से स्टेप आगे बढ़ाया, दरवाजे की दरार से अंदर झांका और सामने का सीन देखकर उसकी आंखें फटी रह गई। ये तो किताबों का पहाड़ है। पूरा कमरा बुकशेल्फ से भरा हुआ था। इतनी बुक्स की ऊपर देखने पर अंत नजर नहीं आता। ये था नैश नेशन का रॉयल लाइब्रेरी। बुकशेल्फ्स ने पूरे हॉल को घेर रखा था और बीच में ढेर सारी किताबें ऐसे बिखरी हुई थी, जैसे किसी ने कोई खास किताब ढूंढने के लिए सारी किताबें निकाल दी हों। अध्याय 1413, ह्यूमंस स्यूडो ह्यूमंस। फैटीजू और अग्रवीन को बिल्कुल भी ये उम्मीद नहीं थी कि ट्रेजर सर्च के चक्कर में वे एक लाइब्रेरी में पहुंच जाएंगे। ये जगह सच में एक सिविलाइजेशनल सिंबल थी। अग्रवीन की आंखों में क्यूरियोसिटी और एक्साइटमेंट से चमक आ गई। ये सब अमूल्य खजाने हैं। आम लोगों की नजर में ये किताबें सिर्फ रिसर्चर्स के लिए यूजफुल होती हैं, लेकिन अग्रवीन अलग थी। एक प्रेस्टिजियस एकेडमिक इंस्टीट्यूशन से आने के कारण वो इंस्टेंटली इन बुक्स का महत्व समझ गई। हो सकता है ये जगह पूरी लॉस्ट सिविलाइजेशन का आर्काइव हो। अगर इन किताबों को एनालाइज किया जाए तो मानव सभ्यता के इतिहास को समझने में एक क्वांटम लीप आएगा। वहीं दूसरी ओर फैटीजू थोड़ा बोर्ड महसूस कर रहा था। उसे इस तरह की चीजों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो बस ये सोच रहा था कि कब बॉस झंग यी से फिर मिलेगा और उसकी प्रोटेक्शन में आ जाएगा। लेकिन तभी एक अजीब सी रंबलिंग साउंड आई। बुक्स के उस विशाल पाल के पीछे कुछ मैसिव चीज मूव करती दिखी। अग्रवीन की आंखें चौकन्नी हो गई और उसने तुरंत अपनी कमर से सिल्वर लॉन्ग्सवॉर्ड निकाल ली। फैटीजू ने भी इंस्टिंक्टिवली अपनी कलाई उठाई और हैंड कैनन को टारगेट की ओर पॉइंट कर दिया। कुछ ही सेकंड बाद एक बूढ़ा व्यक्ति सामने आया। लंबे सफेद बाल, एक हरे रंग का मोनोकल, हाथ में एक मोटी डस्टी किताब और एक पर्पलिश ब्लैक क्लोक पहने हुए। वो थोड़ा झुका हुआ था और ऐसा लग रहा था मानो वो किसी एंशिएंट स्क्रिप्ट को ध्यान से पढ़ रहा हो। वो दोनों न्यूकमर्स उसकी अटेंशन को खींच ही नहीं पाए, एज इफ दे वर इररेलेवेंट। लेकिन तभी फैटीजू के हाथ ने ट्रिगर दबा दिया। बूम! एक ब्राइट लाइट सामने से गुजरी और अग्रवीन का चेहरा डर से पीला पड़ गया। ओल्ड मैन जोर से गिरा। ऐसा लगा जैसे वो सीधे हिट हो गया हो। तुमने उस पर गोली क्यों चलाई? अग्रवीन ऑलमोस्ट चीख पड़ी। अगर वो 3 आंखों वाले कबीले का कोई हाई लेवल म्यूटेंट निकला तो हम तो खत्म है। फैटीजू ने गिल्ट में बोला। वो गलती से हाथ ट्रिगर पर चला गया। एक भारी गूंजती आवाज उनके कानों में पड़ी। ओह, क्या चल रहा है? सफेद बालों वाला ओल्ड मैन धीरे से खड़ा हुआ। उसके हाथ में जो किताब थी उसमें अब एक साफ गोल होल बन गया था और वो विजिबली अननॉयड था। ये किताब 300 साल पुरानी थी। उसने दुख में कहा,
फिर उसकी नजर फैटीजू और अग्रवीन पर पड़ी। क्या ये नकली मनुष्य है? इस पॉइंट पर दोनों के चेहरों का रंग उड़ चुका था। वे दोनों अब एक दूसरे को उम्मीद भरी नजरों से देखने लगे, जैसे कोई हेल्प करेगा। उनकी कॉम्बैट पावर बहुत लो थी और वो क्लियरली ये अस्यूम कर चुके थे कि सामने वाला कोई हाई टियर मास्टर है, शायद जो उनकी हेल्प कर सके। पर सरप्राइजिंगली उस बूढ़े व्यक्ति की आंखों में कोई हॉस्टिलिटी नहीं थी। वो उन्हें ऐसे देख रहा था जैसे कोई स्कॉलर किसी रेयर डिस्कवरी को देखता है। क्या सच में ये वही है जिसकी किताबों में बात की गई है कि गुंबद के ऊपर की दुनिया में अब स्यूडो ह्यूमंस का राज है? फिर उसने अपनी भाषा बदली। अब वो एंशिएंट प्लेटो डायलेक्ट में बात कर रहा था, जो सबटरेनियन ह्यूमंस की भाषा थी। फैटीजू के ट्रांसलेट सिस्टम ने जल्दी ही मीनिंग प्रोसेस किया। उसका टोन फ्रेंडली था और हॉस्टिलिटी का कोई ट्रेस नहीं था। दोनों को थोड़ी राहत महसूस हुई। ओल्ड मैन, जिसका नाम बाद में पता चलता है जू जोंग, अब उन्हें क्यूरियोसिटी से देख रहा था, जैसे उसने पहली बार अपने जीवन में कुछ नया और अद्भुत देखा हो। हाँ, घबराओ मत, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा। वैसे क्या तुम बाहर की दुनिया से हो? क्योंकि तुम यहां के स्यूडो ह्यूमंस जैसे नहीं लगते। ओल्ड स्कॉलर जू जोंग ने सीधे फैटीजू और एग्गिवेन को नकली इंसान कह दिया। यह सुनकर अग्रवीन थोड़ी अनईजी हो गई। उसने पूछा, आपने हमें स्यूडो ह्यूमंस कहा, तो आप कौन हैं? जू जोंग जमीन पर आराम से बैठ गया, जैसे किसी बुद्धिमान गुरु ने आसन जमा लिया हो। बेशक हम तो इंसान ही हैं। अग्रवीन चौंक गई, क्योंकि जू जोंग की भाषा बिल्कुल एंशिएंट प्लेटो डायलेक्ट थी, जो प्राचीन काल में मनुष्यों की होती थी। यानी वो मानव शब्द सही संदर्भ में इस्तेमाल कर रहा था। आप भी खुद को इंसान कहते हैं? जू जोंग मुस्कराया। क्यों? क्या आप भी खुद को इंसान मानते हैं? इंटरेस्टिंग, शायद हमारे एंसेस्टर्स एक ही रहे होंगे। आखिरकार आउटवर्ड अपीयरेंस में तो हम सारे प्राइमेट्स जैसे ही हैं। इसीलिए मैंने तुम्हें स्यूडो ह्यूमंस कहा, बिना इंसल्ट के। उसके काम और स्कॉलरली व्यवहार को देखकर दोनों को यह अंदाजा हो गया कि ये कोई वॉरियर टाइप म्यूटेंट नहीं है, और उन्हें थोड़ी राहत महसूस हुई। लेकिन उनके मन में एक बड़ा सवाल अब भी था। नैश देश, नैश नेशन कहां से आया, और वहां के लोग ह्यूमंस जैसे दिखते क्यों हैं? फैटीजू पास में पड़ी एक किताब पर बैठ गया और दोनों क्यूरियोसिटी से जू जोंग से बात करने लगे। हु जोंग काफी एक्साइटेड था। हमारे नैश नेशन में जो सरफेस ह्यूमंस हैं, वे तो लाइफ स्टॉक जैसे ट्रीट किए जाते हैं, रिसर्च वैल्यू 0। लेकिन तुम दोनों, तुम बाहर की दुनिया से हो, तुमसे तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अग्रवीन के मन में बहुत से सवाल थे। क्या आप लोग हमेशा अंडरग्राउंड में ही रहे हैं? आपका सिविलाइजेशन कितना पुराना है? अगर बाहर की दुनिया इतनी बड़ी है, तो फिर आप लोग जमीन के नीचे क्यों रहते हो? जू जोंग ने थोड़ी देर सोचा और जवाब दिया, हमारा इतिहास बहुत पुराना है, कम से कम 13,000 ईयर्स डॉक्यूमेंटेड, और अगर लेजेंड्स को जोड़े तो शायद हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स भी। बीच में कई वॉर्स आए जिन्होंने कई रिकॉर्ड्स मिटा दिए। फिर उसने एक और चौंकाने वाली बात कही, तुम लोग इसे अंडरग्राउंड कहते हो, लेकिन हमारे लिए तो ये ऊपर की दुनिया है। उसने जमीन की ओर इशारा किया। रियल अंडरग्राउंड वो डीप अबिस है, जो हमारी पहुंच से भी बाहर है। फिर उसने ऊपर की ओर देखा और कहा, हम ऊपर क्यों नहीं जा सकते? ये हमेशा एक मिस्ट्री रही है। कहते हैं सिर्फ एक ही तरीका है ऊपर की दुनिया में पहुंचने का, और वो है चढ़ना, असेंशन। एंशिएंट वॉरियर्स जो कल्टिवेशन में स्किल्ड थे, वे इस अपर रियल्म तक पहुंच सकते थे। फैटीजू के दिमाग में जैसे एक्सप्लोजन हुआ। वेट, क्या आप जिस असेंशन की बात कर रहे हैं, वो हमारी वर्ल्ड सरफेस की बात कर रहे हैं? जू जोंग ने कंधे उचका दिए। शायद, पर हमें तो कभी ठीक से समझ ही नहीं आया, क्योंकि हमारे लिए तो बाहर की दुनिया हॉस्टाइल है। वहां रेडिएशन, स्पेस डेब्री और हॉस्टाइल कंडीशंस है। हमारी पृथ्वी एक शेल जैसी है, बाहरी लेयर दीवारों जैसी।
और जैसे मॉस सिर्फ दीवारों पर उगती है, तो सरफेस पर रहना क्या बुद्धिमत्ता है? अग्रवीन के लिए यह तर्क बहुत अजीब था, लेकिन लॉजिकली उस समय वो इसका खंडन नहीं कर पाई। फैटीजो भी शांत हो गया, क्योंकि ये कॉन्वर्सेशन किसी टिपिकल एलियन इन्वेजन या म्यूटेंट से कहीं अधिक कॉम्प्लेक्स और फिलोसॉफिकल हो गई थी। अंडरग्राउंड सिविलाइजेशंस, इन्वर्टेड पर्सपेक्टिव, असेंशन लेजेंड्स, ये सब किसी एंशंट साइफाई मैन्यूस्क्रिप्ट जैसा लग रहा था। अध्याय 1414, मडी स्वॉम्प। दोनों स्कॉलर्स के बीच कॉन्वर्सेशन चल रही थी। एक तरफ दो कमजोर ह्यूमन टीम के सदस्य और दूसरी ओर 3 आंखों वाली ट्राइब का एक लर्न्ड स्कॉलर। जब उन्होंने रेशियल प्रेजुडिसेस को साइड में रखकर सिर्फ ज्ञान की बात की, तो उन्हें यह जानकर हैरानी हुई कि इन 3 आंखों वाले लोगों की सिविलाइजेशन सतह के ह्यूमन से कई मामलों में मिलती जुलती है। सब अपने आप को मानव कहते हैं। सभी के पास एंशंट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट, सिटी स्टेट्स और सामाजिक स्ट्रक्चर है, लेकिन शांति कभी टिकती नहीं। जहां एक तरफ ये पीसफुल डिस्कशन चल रही थी, वहीं दूसरी ओर सेक्रेड सोल टेम्पल के दूसरे हिस्सों में अभी भी बैटलफील्ड लाइक केओस जारी था। सेक्रेड सोल टेम्पल के भीतर जानबूझकर कई गॉड सोर्स की ब्रेथ्स छोड़ी गई थी। कोई उन्हें लड़ाई में उलझाना चाहता था। इसी दौरान एक और गॉड सोर्स फ्रैगमेंट वाली लोकेशन पर लाइंग वायु सबसे पहले पहुंच गई। यह फ्रैगमेंट एक ग्रैंड कॉन्फ्रेंस हॉल जैसे दिखने वाले हॉल में था और दीवार पर म्यूरल के सेंटर में जड़ा गया था, एक प्रेशियस जेम की तरह। लाइंग वायु ने उस ग्लोइंग ऑरेंजलो डिवाइन स्टोन को देखा। उसकी आंखों में उम्मीद और उत्साह था। बस यही टुकड़ा चाहिए मुझे इप्सिलॉन बनने के लिए। उसके सामने बस एक स्टेप और था, और शायद वो स्वतंत्र रूप से पावर हासिल कर सकती थी, बिना झंग यी की हेल्प के, क्योंकि लाइंग वायु एक प्राउड, इंडिपेंडेंट वुमन थी जो किसी की छाया में खड़ी रहना नहीं चाहती थी। जैसे ही लाइंग वायु ने डिवाइन फ्रैगमेंट की ओर हाथ बढ़ाया, उसकी विजन डिस्टोर्ट हो गई। पूरी जगह जैसे कोई मेल्टिंग ऑयल पेंटिंग में बदल गई हो। सब कुछ टेढ़ा मेढ़ा, तरल सा। इल्यूजन? नहीं, ये असली है। लाइंग वायु को इंस्टेंटली ये एहसास हुआ कि ये कोई सामान्य इल्यूजन नहीं है। उसके शरीर पर कोई निंजुत्सु या न्यूरोटॉक्सिन असर नहीं कर रहा था। उसने अपने लेफ्ट हैंड से ड्रैगन रोज स्वॉर्ड को एक्टिवेट किया और सतर्क हो गई। स्प्लैश! अचानक जमीन फट गई और 2 मैसिव काले हाथ बाहर निकलकर उसके पैरों को खींचने लगे। पूरी जमीन जैसे एक काले, चिपचिपे स्वॉम्प में बदल गई थी, जहां कोई भी एनर्जी लगाने से भी कोई फायदा नहीं हो रहा था। लाइंग वायु ने तलवार से उन हाथों को काटा। वो इंस्टेंट पिघल गए, लेकिन दलदल और गहरा होता गया। लाइंग वायु ने तेजी से अपनी नैनोवायर एक्टिवेट की और पास की एक कॉलम से खुद को बांधकर हवा में स्विंग कर लिया। अब वो हवा में लटक रही थी, और तभी उसने देखा उसका अटैकर कौन था। पूरा महल अब किसी जायंट लिविंग स्वॉर्म जैसा थरथरा रहा था। उस काले दलदल के बीच से एक स्लाइमी फिगर निकला और धीरे धीरे एक ह्यूमन जैसी शेप लेने लगा। वो था मॉड्रेड, राउंड टेबल नाइट्स का मेंबर। कोड नेम मडी स्वॉम्प। पावर इंडेक्स 9800 पॉइंट्स। एबिलिटी किसी भी सरफेस को लिक्विड मड में बदल सकता है और सराउंडिंग्स को मैलफॉर्म कर सकता है। लाइंग वायु ने गुस्से में आंखें सिकोड़ते हुए कहा, मुझे पहले ही पता था। इतनी कीमती चीज इतनी आसानी से तो नहीं मिलेगी। गॉड सोर्स की ब्रेथ तो ऐसे बेट थी जो किसी भी एलियन को अपनी ओर खींचती है। हर फैक्शन का कोई न कोई रिप्रेजेंटेटिव वहां पहुंचेगा ही। मॉड्रेड ने ऊपर देखा और उसके चेहरे पर एक ट्विस्टेड, विकेड स्माइल थी। लाइंग वायु अब हवा में झूल रही थी, लेकिन मॉड्रेड को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे शिकार खुद चलकर उसके जाल में आ गया हो। एक और शिकार फंस गया है। लगता है इस बार बड़ी मछली हाथ लगी है। गॉड सोर्स को एब्जॉर्ब करने में थोड़ा समय लगता है, इसलिए हालांकि मॉड्रेड सबसे पहले यहां पहुंचा था, उसने तुरंत गॉड सोर्स को लेने की कोशिश नहीं की। वो जानबूझकर एक डेंजरस स्थिति बना रहा था।
दूसरों के आने का इंतजार कर रहा था और फिर हमला करने की प्लानिंग थी। मॉर्ड्रेड की एबिलिटी टेरेन पर आधारित है और यहां जमीन को उसने पूरी तरह से स्वैम्प में बदल दिया है। लाइंग वायु ने नीचे देखा। अब पूरे महल की जमीन दलदल में तब्दील हो चुकी थी। खड़े होने के लिए कोई ठोस जगह नहीं बची थी। इस हालात ने लाइंग वायु को काफी मुश्किल में डाल दिया। ज्यादातर एडवांस्ड एलियन फाइटर्स अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ पर निर्भर करते हैं और उनकी ताकत जमीन से जुड़ी होती है। अगर पैरों के नीचे ठोस जमीन ही न हो तो किसी भी हैवी अटैक की पावर आधी रह जाती है। शिकार शुरू करो। मॉर्ड्रेड ने धीरे धीरे मुस्कुराते हुए अपने शरीर को लिक्विड की तरह डिसोल्व कर दिया और पूरी तरह से स्वैम्प में मिल गया। अगले ही पल दलदल उबलने लगा, एक विस्कस बॉइलिंग इफेक्ट जैसा। पफ 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 पफ। काले गू की कई धाराएं हाई स्पीड प्रोजेक्टाइल्स की तरह लाइंग वायु की तरफ बढ़ी। लाइंग वायु ने अपनी नैनोवायर्स एक्टिवेट की। हवा में लगातार झूलते हुए अपनी पोजीशन बदलती रही। ब्लैक लिक्विड दीवारों पर गिरते ही विस्फोट करता और पत्थर की बैरियर वॉल्स में गोल छेद बना देता। इसका कोरोसिव पावर बेहद खतरनाक था। अगर यह सीधे लाइंग वायु के आर्मोर से टकरा जाता तो भारी नुकसान हो सकता था। लाइंग वायु की निगाह महल के बीच में जड़े हुए ऑरेंज कलर डिवाइन जेम पर गई। वो उसे छोड़ना नहीं चाहती थी। अब जब वो यहां तक आई है तो खाली हाथ वापस नहीं जाएगी। अगर मजबूत बनना है तो खुद मेहनत करनी होगी, किसी और पर निर्भर नहीं रह सकते। लाइंग वायु ने मॉर्ड्रेड से निपटने की स्ट्रैटेजी पर फौरन काम शुरू कर दिया। उसने अपनी कमर से 2 हाई एक्सप्लोसिव ग्रेनेड्स निकाले, दांतों से सेफ्टी पिन खींची और सीधे स्वैम्प में फेंक दिए। बूम बूम। भयानक धमाकों के साथ पूरे दलदल में लहरें उठीं। थोड़ी देर के लिए 2 बड़े गड्ढे बन गए, लेकिन कुछ ही सेकंड में दलदल फिर से नॉर्मल हो गया। मॉर्ड्रेड को कोई असर नहीं हुआ। स्वैम्प अटैक्स लगातार जारी रहे और अब ब्लैक लिक्विड की धाराएं एक स्टिकी एसिड की तरह हर डायरेक्शन से घेरने लगी। लाइंग वायु ने सोचा, मुझे नहीं पता ये गू कितना टॉक्सिक है, लेकिन मैं रिस्क नहीं ले सकती। मुझे इससे कंटैमिनेटेड नहीं होना चाहिए। लाइंग वायु ने खुद को एयरबॉर्न बनाए रखते हुए हर बार ग्रेनेड नीचे गिराती रही। उसके पास जितने भी एक्सप्लोसिव्स थे उसने एक एक करके सारे स्वैम्प में फेंक दिए। नॉर्मली इतनी ताकतवर ग्रेनेड से कोई भी डेल्टा लेवल म्यूटेंट भी घायल हो सकता था, लेकिन ये मडी स्वैम्प एबिलिटी किसी रेगुलर फिजिक्स रूल को नहीं मानती। हाई टेम्परेचर से जेनरेटेड हीट भी उसे वेपराइज नहीं कर पाई, क्योंकि ये कोई रील पानी नहीं था, ये प्योर एनर्जी बेस्ड ट्रांसफॉर्मेशन थी। मॉर्ड्रेड ने भी पेशेंस दिखाया। उसने अपने अटैक्स रोके नहीं। वो जानता था जब तक गॉड सोर्स वही है, लाइंग वायु वहां से नहीं जाएगी, और जब तक वो अपने ही क्षेत्र में है वो करीब करीब इनविंसिबल है। खासतौर पर जब सामने ऐसा एनिमी हो जो ब्रूट फोर्स में भरोसा करता हो, तो मॉर्ड्रेड जैसे टेरन टाइप एबिलिटी यूजर्स के लिए ये परफेक्ट शिकार होता है। स्वूश स्वूश स्वूश। ब्लैक गू अब नीडल शार्प एरोज में बदल चुका था, जो हवा चीरते हुए लाइंग वायु की तरफ बढ़ रहे थे। अध्याय 1415 डार्क इन्वेजन। लाइंग वायु एक काले तेंदुए की तरह दीवार पर दौड़ रही थी। नीली मन की ऊर्जा उसके शरीर को कवर कर रही थी। उसका बायां हाथ नैनो धागों को नियंत्रित कर रहा था और दाहिने हाथ में ड्रैगन रोर था, जो उसके सामने फैलते काले लिक्विड पर वार करता जा रहा था। लेकिन अनएक्सपेक्टेड रूप से जब वो काला तरल ऊपर से गिरा तो वो किसी तेज एरो की तरह था, दीवार को भेदने लायक। मगर जैसे ही वो ड्रैगन रोर से टकराया, वो अचानक नरम पड़ गया। वो तरल लाइंग वायु के स्वॉर्ड को लपेटते हुए धीरे धीरे उसके पीछे की ओर बढ़ गया। अरे अरे, मैंने तुम्हें पकड़ लिया। लाइंग वायु के सामने एक ठंडी हंसी गूंजी। उसने झटके से नीचे देखा और देखा कि उसकी कॉम्बैट सूट पर फैला हुआ काला कीचड़ धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ रहा है और मॉर्ड्रेड के सिर का आकार ले रहा है। लाइंग वायु का चेहरा एक पल में पीला पड़ गया।
इतनी भयानक चीज उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। बीएच में जा। लाइंग वायु के शरीर से नीली ऊर्जा तेजी से फूटी और काले गू को फोर्सफुली दूर झटक दिया। वो गू दलदल में वापस गिरा और वहां से मॉड्रेड की आवाज आई, अरे, मैं ऑलमोस्ट अंदर ही आ गया था। बस थोड़ा और मैं तुम्हारे शरीर के अंदर घुस जाता। एक बार अगर मैंने तुम्हारे ईयर, नोज, माउथ या किसी भी ओपनिंग से रास्ता पा लिया तो मैं तुम्हारे अंदर रहकर तुम्हें अंदर से खत्म कर सकता हूं। हे। लाइंग वायु को अचानक एक सिहरन सी हुई, लेकिन उसी क्षण उसे मॉड्रेड की इस टेरिफाइंग पावर का पैटर्न समझ में आने लगा। इसलिए उसके ग्रेनेड से उसे कोई नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि मॉड्रेड छिपा नहीं था। वो पूरे दलदल में ही परिवर्तित हो चुका था। यानी इस काले लिक्विड की हर बूंद खुद उसका रियल बॉडी है। जब तक पूरा स्वैम्प नष्ट न किया जाए उसे मारा नहीं जा सकता। लाइंग वायु ने भौहें सिकोड़ ली। ये लड़ाई आसान नहीं होगी। मॉड्रेड का दलदल न केवल जमीन को कवर करता है, बल्कि उसका उस पर पूरा कंट्रोल है। इस ब्लैक गू को वो जब चाहे लिक्विड या सॉलिड बना सकता है, और अगर ये गू किसी इंसान के बॉडी कैविटी में चला जाए तो अंदर के सॉफ्ट टिश्यूज को 1 सेकंड में डिसोल्व कर देगा। यानी अगर लाइंग वायु को असली जीत चाहिए तो उसे पूरा स्वैम्प जोन ही खत्म करना होगा। काश यांग जिंगसिन यहां होती। यांग जिंगसिन की पावर मॉड्रेड की एबिलिटी की नेचुरल एनिमी थी, क्योंकि मॉड्रेड हर जगह फैला होता है और यांग की एरोस कहीं भी पहुंच सकती है। लेकिन अब सिर्फ वही है और सिर्फ अपनी ताकत पर लड़ना है। वो सोच ही रही थी कि कैसे इस संकट से निपटे। तभी नीचे कीचड़ से एक विशाल चेहरा उभरा। मॉड्रेड ने जमीन से ऊपर उसकी तरफ देखा और एक अजीब सी मुस्कान दी। मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। लाइंग वायु की आंखें सिकुड़ गई। अगले ही पल उसके सिर के ऊपर सीटी जैसी आवाज गूंजी और जैसे ही उसने ऊपर देखा पूरी छत ही ब्लैक स्वैम्प में बदल चुकी थी। उसे पता ही नहीं चला कि ये कब हुआ। अब वो काला तरल बारिश की तरह बरसने लगा। मैंने तो कभी नहीं कहा कि मेरी पावर सिर्फ जमीन पर ही काम करती है। आखिरकार सीलिंग भी तो किसी और मंजिल का फ्लोर ही है ना? मॉड्रेड की सार्केस्टिक आवाज उसके कानों में गूंजी। लाइंग वायु के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। उसकी तेज तलवारबाजी भी बेअसर हो गई। कुछ ही पल में उसका पूरा शरीर ब्लैक गू से ढक गया। वो काला तरल किसी जिंदा कीड़े की तरह लियांग यू की ओर सरक रहा था और कुछ ही पल में उसके चारों तरफ लिपटकर उसे हवा में एक विशाल ब्लैक एग के अंदर सील कर दिया गया। मॉड्रेड का चेहरा हजारों चेहरों के बीच डोम पर लाइंग वायु के सामने प्रकट हुआ। छोड़ दो, महिला। सौभाग्य की बात थी कि लाइंग वायु उस समय एक्सोस्केलेटन आर्मोर पहने हुए थी, जिसने तुरंत उसके पूरे शरीर को सील कर दिया ताकि दलदली तरल उसके अंदर प्रवेश न कर सके। अगर वो सिर्फ कॉम्बैट सूट में होती तो शायद अभी तक सब खत्म हो गया होता, लेकिन फिर भी वो काला सब्सटेंस लगातार आर्मोर को दबा रहा था। दबाव इतना ज्यादा था कि एक्सोस्केलेटन से क्रक जैसी आवाज आने लगी। लाइंग वायु चीख उठी। उसने अपनी पूरी शक्ति से दहाड़ लगाई और उसके 360 अक्यूपॉइंट से नीली एनर्जी फूट पड़ी, जिसने काले गू को जबरदस्ती दूर फेंक दिया। मॉड्रेड के चेहरे अब जमीन, छत और दीवारों पर एक साथ प्रकट हो चुके थे। कोई फायदा नहीं। जिस क्षण तुम इस कमरे में आई, तुम्हारी हार तय हो गई। उसकी आवाज हर डायरेक्शन से गूंज रही थी, जैसे वो हर कोने में मौजूद हो। लाइंग वायु पीछे मुड़ी और गेट की ओर देखा, लेकिन अब वहां कोई दरवाजा नहीं था। दोनों डोर्स गायब थे और उनकी जगह सिर्फ काला लिक्विड था। अब ये कोई कमरा नहीं था, ये किसी जीवित अंग की तरह बन चुका था। इस पूरे ऑर्गेनिज्म का नाम था मॉड्रेड। इस क्षण लाइंग वायु के मन में 2 संभावनाएं कौंधी। एस्केप द ट्रैप, अपनी पूरी ताकत से एक एग्जिट खोलना और वहां से भागना। ग्रैब द डिवाइन सोर्स, पहले ईश्वर के स्रोत को हासिल करना, फिर कुछ भी हो।
लेकिन अब वक्त कम था। जैसे ही दीवारें पिघलने लगी, दीवार में जड़ा डिवाइन जेमस्टोन भी धीरे धीरे दलदल में समाने लगा। अगर वो एक सेकंड भी पीछे रहती तो शायद सब खत्म हो जाता। लाइंग वायु ने अपनी आंखें तेजी से मिचकी और ड्रैगन मिंग को कसकर पकड़ लिया। हर तरफ दलदल उसे निगलने के लिए फैल रहा था, और अब इस कमरे में कोई छिपने की जगह नहीं थी। ये गू बहुत ज्यादा जानलेवा नहीं है, बस अननोइंगली टफ है। तो अगर मैं फास्ट इनफ हूं तो डिवाइन सोर्स को पहले पा सकती हूं। वो पूरी ताकत से नैनो वायर को ढीला करके पत्थर के खंभे पर पाव जमाकर एक एरो की तरह नीचे की ओर कूद गई। मॉर्डरेट को यह उम्मीद नहीं थी कि लाइंग वायु अब इतनी तेजी से काउंटर अटैक करेगी। काले गू ने एक जायंट वेव की तरह ऊपर उठकर उसे रोकने की कोशिश की। स्विश! एयर में एक चमकती हुई नीली आग बन गई। लाइंग वायु ने तलवार से एक ही वार में दलदल को काट डाला। नीचे की जमीन अब साफ दिख रही थी, यानी दलदल की मोटाई उतनी ज्यादा नहीं थी। लाइंग वायु डिवाइन सोर्स के पास पहुंच चुकी थी, लेकिन मॉर्डरेट इसे कैसे होने देता? पूरा दलदल एक मैसिव टाइडल वेव की तरह उसके ऊपर आ गिरा। अध्याय 1416 वीकनेस। लाइंग वायु की आंखें बर्फ जैसी ठंडी थी। वो एक महिला युद्ध देवता की तरह दिखाई दे रही थी, हाथ में लंबी तलवार लिए बिजली की रफ्तार से हजारों काली भुजाओं को काटती जा रही थी। वो आगे बढ़ी और अंततः ईश्वर का स्रोत, डिवाइन सोर्स, अपने यूटिलिटी पाउच में डाल लिया। मॉर्डरेट की व्यंग्यात्मक आवाजें हर डायरेक्शन से गूंज रही थी। हुआक्शु देश में एक पुरानी कहावत है, लोग पैसे के लिए मरते हैं और पक्षी दाने के लिए। तुम सच में इतनी लालची हो कि सोर्स के लिए अपनी जान की भी परवाह नहीं कर रही। ठीक है, चलो तुम्हारी मदद कर देता हूं। बूम! पूरा ब्लैक स्वॉम्प अचानक ऊपर उठा और 10 मीटर ऊंची एक लहर में बदल गया, जो लाइंग वायु को पूरी तरह से डुबो देना चाहती थी। लाइंग वायु ने अपनी तलवार कसकर पकड़ी और उसके पैरों के नीचे से एक तेज माइंड एनर्जी बर्स्ट निकलकर उसे आसमान की ओर धकेलने लगा। ये थी उसकी विशेष तकनीक, बादल और धुएं का आवरण, मिस्ट वेल। स्विश! उसने अपने ब्लेड से पूरे ब्लैक स्वॉम्प को बीच से चीर डाला। लहर का मोमेंट रुकते ही वो पास के एग्जिट गेट की तरफ उड़ चली। अगर मेरा अंदाजा सही है तो उसकी ये पावर एब्सोल्यूट नहीं है, इसमें कोई ना कोई कमजोरी जरूर होगी। लाइंग वायु की आंखों में समझदारी की चमक थी। स्वॉम्प की खासियत कंफ्यूजन है, लेकिन उसकी ऑफेंस और डिफेंस दोनों लिमिटेड है। भले ही वो अभी मॉर्डरेट को हराने का तरीका न खोज पाए, लेकिन कम से कम वो बच तो सकती थी। मॉर्डरेट का रूप फिर से उबलते हुए दलदल में बदल चुका था और वो सीधे उस डायरेक्शन में बह रहा था जहां लाइंग वायु भागी थी। लाइंग वायु ने अपने ब्लेड से गेट के पास के ब्लैक स्लज को काट डाला और उसके फिर से जमने से पहले पूरी ताकत से गेट को खींचा। दरवाजा थोड़ा सा खुला था और वो फौरन बाहर निकल गई। इट्स यूजलेस, तुम मुझसे भाग नहीं सकती। दिस इज माई डोमेन। मॉर्डरेट की आवाज हॉलवे में गूंजी। लाइंग वायु ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, लेकिन उसकी एआई विजन सिस्टम ने पीछे का पूरा विजुअल उसकी स्क्रीन पर भेज दिया। एक विशाल काली लहर गेट से निकलती हुई हॉलवे की दीवारों, फर्श और छत पर फैल रही थी, ठीक उसकी तरफ। स्विश, स्विश, स्विश! काले तरल की अनगिनत धाराएं तेज प्रोजेक्टाइल्स में बदल चुकी थी, जैसे सैकड़ों गोलियां एक साथ चल रही हों। लाइंग वायु बहुत तेज थी, लेकिन मॉर्डरेट का दलदल उसे चारों तरफ से घेर चुका था। अब यह हॉलवे भी स्लज में तब्दील हो चुका था। मॉर्डरेट की हंसी हर दिशा से गूंज उठी। मैंने कहा था ना, तुम नहीं बच सकती। ब्लैक टाइड उठी और अब लाइंग वायु चारों ओर से घने अंधेरे में फंस चुकी थी। दीवारों, फर्श और छत से सैकड़ों स्टिकी आर्म्स बाहर निकली और उसकी ओर बढ़ने लगी। लाइंग वायु के पैर स्लज में धंस चुके थे और उसकी मोबिलिटी बहुत कम हो गई थी। स्विश!
उसने तलवार से पैर के नीचे के स्लज को काट डाला, लेकिन वो सब्सटेंस तुरंत फिर से बढ़ गया। मॉडरेट की आवाज अब उसके ठीक ऊपर थी। जानती हो दलदल लोगों को कैसे मारता है? वो तुम्हें एकदम से नहीं मारता, वो तुम्हें धीरे धीरे अंदर खींचता है, आशा देता है और फिर उसे कुचल देता है। लाइंग वायु, तुम्हारी वो आखिरी उम्मीद कब खत्म होगी? मॉडरेट की बातों में सच्चाई थी। ब्लैक स्वॉम्प की अटैक पावर उतनी हाई नहीं है और उसकी डिफेंस भी कमजोर है, लेकिन असली खतरा था उसकी नेचर, एक साइकोलॉजिकल ट्रैप जो धीरे धीरे तुम्हारा विल पावर तोड़ता है। लेकिन एक बात तो साफ है, जब तक तुम उस दलदल के अंदर हो, तुम्हें स्ट्रगल करते रहना होगा। अगर तुम एक पल के लिए भी रुक गए, सरेंडर कर दिया, तो वही पल तुम्हारा अंत होगा। जैसे जैसे तुम ज्यादा स्ट्रगल करते हो, वैसे वैसे तुम्हारी फिजिकल एनर्जी और साइकिक पावर खत्म होती जाती है। ब्लैक स्वॉम्प, काला दलदल, हर जगह है, और अगर उसने तुम्हारे अंदर वीकनेस की स्लाइटेस्ट झलक भी देख ली, तो वो तुम्हें पूरी तरह से निगल जाएगा। लाइंग वायु का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने अपने जीवन में जितने भी अपोनेंट्स का सामना किया, उनमें मॉडरेट सबसे खतरनाक था। आयरॉनिकली, लाइंग वायु के पास इनफ पावर थी, लेकिन अभी की सिचुएशन में वो एकदम बेबस लग रही थी। उसने पूरी ताकत से अपनी तलवार चलाई, अपने बेस्ट थर्मल वेपन्स तक इस्तेमाल किए, लेकिन कुछ भी असर नहीं हुआ। जैसे रुई के गद्दे पर मुक्का मार रही हो। पर लाइंग वायु रुक नहीं सकती थी। उसे अपनी तलवार घुमाते रहना था। उसे अपनी माइंड एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए उस काले स्लज को पीछे धकेलते रहना था। लेकिन तभी उसके दिल में एक सवाल उठा, दिस कांट गो ऑन। क्या इसकी कोई वीकनेस नहीं है? वो थोड़ा पैनिक होने लगी, लेकिन उसी वक्त उसे झंग यी की बात याद आ गई। इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट म्यूटेंट नहीं है। कोई न कोई वीकनेस हमेशा होती है। जब तक तुम ध्यान से ऑब्जर्व करते रहोगे, तुम वीकनेस जरूर ढूंढ लोगे। लाइंग वायु की आंखों में क्लैरिटी आ गई। हाँ, बिल्कुल सही। अगर मॉडरेट में सच में कोई कमजोरी न होती, तो वो अब तक एप्सिलॉन लेवल से भी ऊपर जा चुका होता। उसमें कुछ कमी जरूर है, बस मैंने अभी तक उसे पकड़ा नहीं है। डोंट पैनिक, काम डाउन, एनालाइज। लाइंग वायु ने धीरे धीरे अपने माइंड को स्टेडी किया। उसकी मिडनाइट प्यूरिफिकेशन टेक्निक, मध्यरात्रि शुद्धि कला की वर्षों की साधना ने उसे बैटलफील्ड में भी मेंटल क्लैरिटी बनाए रखना सिखा दिया था। अगर मुझे उसे हराना है, तो मुझे उसका फिजिकल बॉडी ढूंढना होगा, लेकिन उसका असली शरीर तो इस पूरे दलदल में कहीं भी हो सकता है। वेट, अगर पूरा स्वॉम्प ही उसका बॉडी है, तो फिर मेरी हर स्ट्राइक उस पर लगनी चाहिए थी। बट इट डिडंट अफेक्ट हिम। इसका मतलब वो कहीं छिपा है। मे बी वो अपने असली शरीर को इस दलदल में कहीं छुपा कर रखता है और बाकी सब उसका प्रोजेक्शन है। अब सवाल है, उसे ढूंढूं कैसे? लाइंग वायु सोचते हुए थम सी गई। तभी एक क्रेजी आइडिया उसके दिमाग में आया। उसने आगे की ओर बहते काले स्लज की तरफ देखा और तुरंत अपने आर्मोर की एआई को आदेश दिया, सारा बचा हुआ इंजन ऑल बाहर निकाल दो। एआई ने पूछा, क्या आप फायर अटैक प्लान कर रही है? नोट, हमारे पास इतना तेल नहीं है कि पूरा हॉलवे आग से भर जाए। लाइंग वायु बोली, दैट्स फाइन, बस निकालो। अफर्मेटिव। उसके आर्मों में लगे फ्यूल रिलीज पोर्ट से पीले रंग का हाईली फ्लैमेबल लिक्विड बाहर निकलने लगा, जिसे ब्लैक स्लज ने तुरंत एब्जॉर्ब कर लिया। लाइंग वायु की निगाहें उसी डायरेक्शन पर थी, जहां स्लज धीरे धीरे उस लिक्विड को निगल रहा था। अब मैं इसकी मूवमेंट पैटर्न पढ़ सकती हूं और शायद इससे इसकी रियल बॉडी की लोकेशन पकड़ सकूं। उसी वक्त उसने अपनी कमर से एक और थर्मल नाइफ निकाला। अब दोनों हाथों में एक एक नाइफ था। उसने दोनों ब्लेड्स को टकराया। स्विश। दोनों चाकुओं के घर्षण से तीव्र गर्मी पैदा हुई और उस गर्मी ने इंजन के तेल को इग्नाइट कर दिया। पूरा ब्लैक स्वॉम्प, जिसकी सतह पर वो तेल फैला था,
अब एक भयंकर ज्वाला में तब्दील हो गया। अध्याय 1417। सज्जन का अनुबंध। लपटें भयंकर रूप से जल रही थी और लाइंग वायु की आंखें जलती मशालों जैसी तेज थी। उसका पूरा ध्यान ब्लैक स्वॉम्प, काले दलदल में लपटों की गति पर था। अगर उसका असली रूप ब्लैक स्वॉम्प के अंदर छिपा है और लगातार अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, तो कहीं न कहीं कोई क्लू जरूर होगा। अलौकिक शक्तियों का प्रवाह एक वॉरियर के शरीर में क्यूआई लाइफ एनर्जी की तरह चलता है, भले ही इसे नंगी आंखों से देखना मुश्किल हो। पर अगर तुम उसे दिल से महसूस करो तो तुम उसकी फ्लो डायरेक्शन और सोर्स पकड़ सकते हो। इस रियलाइजेशन के बाद लाइंग वायु अब कंफ्यूज्ड नहीं थी। भले ही खतरा सामने था, लेकिन वो शांत रही, फोकस बनाए रखा और मॉडरेट के असली शरीर को ट्रैक करने लगी। और सच में, जब इंजन का तेल काले दलदल में फैला तो आग ने वहां एक नारंगी पीले रंग की ट्रेल छोड़ दी। जैसे ही लपटें उस तेल तक पहुंची, वो पूरे स्वॉम्प में भयंकर लहरों के साथ जल उठीं। लाइंग वायु की आंखों में चमक आ गई। धीरे धीरे उसे उस एनर्जी फ्लो का पैटर्न समझ में आने लगा और वो धीरे धीरे मॉडरेट की कोर मूवमेंट को ट्रेस कर पाई। तुम मिल गए। लाइंग वायु ने जमीन पर जोर से पैर पटके और सीधा सामने की ओर तेजी से दौड़ पड़ी। ब्लैक वेव उसके सामने राइज कर रही थी, लेकिन लाइंग वायु ने अपने हाथ में तलवारें कसकर पकड़ी और एक तूफान की तरह वार करना शुरू कर दिया। हर बार वो जिस दलदल से गुजरती, उसे चीर डालती, काटती चली जाती थी। मॉडरेट, जो कि अब दलदल में ही समाया था, लाइंग वायु की स्पीड देखकर बोल पड़ा, हाँ, यू गुड, वेरी गुड। उसकी आवाज चारों तरफ से आ रही थी, जैसे वो सच में इंप्रेस हो गया हो। लेकिन इससे क्या, वो खुद ब्लैक स्वॉम्प का हिस्सा बन गया था। उसका साइज, शेप बदल सकता था और उसकी स्पीड बेहद तेज थी। लाइंग वायु को यह तो पता चल गया कि मॉडरेट का रियल बॉडी पूरा दलदल नहीं है, वो तो बस छिपा है कहीं अंदर। लेकिन क्या सिर्फ 2 फिजिकल सोर्स से वो किसी ऐसे अपोनेंट को हरा सकती है जो हर डायरेक्शन से अटैक कर सकता है? लग रहा था कि लाइंग वायु को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसकी नजरें ठोस थी, उसकी दोनों हथेलियां तने हुए वॉरियर की तरह स्टेडी थी। अगर मार सकती हूं तो मैं जरूर मारूंगी। बस एक शर्त है, मैं उससे तेज हो जाऊं। काम डाउन, फोकस, कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं। और फिर एक ही पल में स्विश, उसकी दोनों तलवारें आसमान की बिजली की तरह चमक उठीं। अब ये केवल 2 स्ट्राइक्स नहीं थे, बल्कि तेज और स्पष्ट लाइट की एक बारिश थी जो पूरे कॉरिडोर को ढक रही थी। स्विश, स्विश, स्विश। हर स्लैश एक चांद की तरह कर्विंग आर्क में उड़ रहा था। गलियारे के भीतर काले पानी को बार बार काट रहा था। इस इंटेंस ऑन स्लॉट से मॉडरेट तक हिल गया। वो तुरंत रियल बॉडी को सेमी लिक्विड, फिंगर साइज्ड फॉर्म में बदलने लगा और स्वॉम्प के भीतर भागने की कोशिश करने लगा। लेकिन अगर मैं काटा गया तो मर भी सकता हूं। मॉडरेट पैनिक में था। पूरा कॉरिडोर 500-600 मीटर लंबा और हर इंच दलदल में ढका हुआ। अगर मैं सिर्फ छिपा रहूं तो लाइंग वायु मुझे कुछ देर के लिए नहीं ढूंढ पाएगी। दैट्स वॉट ही थॉट। लेकिन उसे एक बात का अंदाजा नहीं था। हर बार जब वो आगे बढ़ता, उस दलदल की सरफेस थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट कर रही थी और उस फ्लक्चुएशन को जलते हुए इंजन तेल की लपटें पकड़ रही थी। लाइट रिपल, स्मॉल वेव। जैसे ही वो सरफेस शिफ्ट करता, फायर वहां फ्लिकर करती। लाइंग वायु देख रही थी। मॉडरेट उस कॉरिडोर के एंड की तरफ भाग रहा था और ठीक उसके ऊपर से गुजर रहा था। लाइंग वायु की आंखें अचानक तेज हो गई। तुम यही हो? बिना किसी हिचक के उसने पलटी और सीधा तलवार से वार किया। जिस क्षण उसने तलवार चलाई, उसका हर वार मानो लाखों बार दोहराया गया हो। उसकी भुजाएं और तलवारें
प्रतिरूपों मिरर्ड स्लैशेस में बदल गई, जैसे अनगिनत चांदी के अर्धचंद्र पूरे गलियारे को काटते जा रहे हों। जब तक वार की स्पीड तेज है, तब तक सबसे छोटी चीज भी काटी जा सकती है। मॉडर्ड भी इसका एक्सेप्शन नहीं था। क्लैंग, लाइंग वायु के वार ने उसे ब्लैक स्वॉर्म से बाहर धकेल दिया और उसे जोर से दूर फेंक दिया। इस समय मॉडर्ड ने अपना रूप एक छोटी उंगली जितने इंसान का बना लिया था। काली लड़ाकू वर्दी पहने हुए अगर कोई ध्यान से न देखे तो उसे ब्लैक स्वॉर्म से अलग पहचानना भी मुश्किल था। हालांकि उसने अपनी छोटी तलवार से लाइंग वायु का वार रोकने की कोशिश की, लेकिन ताकत की कमी के कारण उसकी बाहें कांपने लगी। लाइंग वायु ने बिना रुके उसका पीछा किया। अब जब टारगेट कंफर्म हो चुका था, तो ब्लैक स्वॉर्म भी उसे रोक नहीं सकता था। मॉडर्ड कितनी भी काली लहरें भेजे, लाइंग वायु एक ही वार में सब काट देती। आखिरकार मॉडर्ड के चेहरे पर डर उभर आया। अब भागने की बारी उसकी थी। लेकिन सेक्रेड सोल टेम्पल कोई आम जगह नहीं थी। इसकी दीवारें ऑब्स्ट्रक्शन स्टोन से बनी थी। वो न तो इनसे होकर जा सकता था और न ही ऊपर या नीचे जा सकता था। जब लाइंग वायु ने उस पर हजारों वार किए, तो मॉडर्ड को मजबूरी में अपना छोटा रूप छोड़कर फिर से नॉर्मल साइज लेना पड़ा। क्लैंग, मॉडर्ड ने हाथ में तलवार ली और लाइंग वायु से भिड़ गया। लेकिन पहली ही टक्कर में उसे महसूस हुआ जैसे उसकी उंगलियां टूट जाएंगी। क्लोज कॉम्बैट में पावर का अंतर इतना बड़ा था कि वो लाइंग वायु की तलवार को भी ठीक से रोक नहीं पाया। उसकी तलवार दूर जा गिरी। पीएफएफ, एक पल में उसे अपनी गर्दन पर ठंडक महसूस हुई। मॉडर्ड को लगा उसका अंत आ गया है। लाइंग वायु की तलवार उसकी गर्दन को छूते हुए उसके कंधे तक चली गई। वो ठंडी और स्थिर आंखें उसकी आत्मा को चीर रही थी। मॉडर्ड ने धीरे से गला निगला। उसे लगा वो मर गया है, पर थोड़ी ही देर में उसे महसूस हुआ उसकी गर्दन अब भी सही सलामत जुड़ी हुई है। लाइंग वायु ने उसे नहीं मारा, क्योंकि उसे लगा कि एक जिंदा कैदी शायद गोलमेज के शूरवीरों से ज्यादा यूजफुल हो सकता है, और वैसे भी बाकी साथी अभी रास्ता ढूंढ ही रहे होंगे। तो उसके पास एक चाल चलने के लिए मोहरा, पॉन होना फायदेमंद था। अब उनका असली दुश्मन नैश नेशन है, न कि एक दूसरे। अगर हत्या टाली जा सकती है, तो मोमेंटरी लाइफ छोड़ देना बेहतर होता है। मॉडर्ड की क्षमता तोड़ दी गई थी। वो अब उसी ट्रिक को दोबारा नहीं दोहरा सकता। लाइंग वायु ने टैक्टिकल बैग से एक स्पेशल डेटोनेशन कॉलर निकाला और मॉडर्ड के गले में पहना दिया। इस कॉलर में भारी मात्रा में टीएनटी एक्सप्लोसिव्स थे। बस एक कमांड और मॉडर्ड का अंत तय। इसके बाद उसने उसकी पावर्स सप्रेस करने के लिए एक खास पावर इनहिबिटर इंजेक्शन भी दिया। जब तक एंटीडोट न मिले, मॉडर्ड एक आम इंसान से ज्यादा कुछ नहीं। सब कुछ सिक्योर करने के बाद लाइंग वायु ने ठंडे स्वर में कहा, तुम्हें दुआ करनी चाहिए कि तुम्हारी कोई उपयोगिता हो अगली बार, वरना तुम मर चुके होगे। मॉडर्ड अचानक हंस पड़ा। कम से कम मुझे तुम्हारे साथी के बदले एक चिप के तौर पर यूज किया जा सकता है। मैं ये रूल समझता हूं। हमारे ब्रिटानिया में ये एक एंशिएंट ट्रेडिशन रहा है। भले ही युद्ध के दौरान नोबल्स पकड़ लिए जाएं, उन्हें मारा नहीं जाता, बस राजा से उनकी रैंसम मांगी जाती है। ये सज्जनों, जेंटलमैन के बीच एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। अध्याय 1408 नैश रॉयल लाइब्रेरी। जू जोंग कुछ ड्रिंक्स और स्नैक्स लेकर आया और फिर फैटीजों और अगविवन के साथ बड़ी गर्मजोशी से बातचीत करने लगा। ये एलीट वर्ग का बुद्धिजीवी खुद को बुक्स के समुद्र में डुबो चुका था। चूंकि उसे बचपन से ही हायर एजुकेशन मिली थी, इसलिए उसमें दूसरों के प्रति कोई हॉस्टिलिटी नहीं थी। बल्कि जब उसने इन छोटे बच्चों को ऊपरी दुनिया की बातें करते सुना, तो उसकी आंखों में एक चमक आ गई।
डोम के ऊपर की दुनिया ऐसी है, ये कल्पना करना भी कठिन है कि तुम जैसी छोटी सी जाति इतनी विशाल और विकसित सभ्यता बना सकती है। जू जोंग का चेहरा रिग्रेट से भर गया। नैश राष्ट्र केवल बल, फोर्स को महत्व देता है। उन्हें ना इंटेलिजेंस की परवाह है और ना ही साइंटिफिक प्रोग्रेस की। मुझे जो एकेडमिक मास्टर का टाइटल दिया गया है वो सिर्फ दिखावे के लिए है, ताकि उनकी सुपरफिशियल नोबिलिटी बनी रहे। फैटीजू बड़ी उत्सुकता से अपना गोलमटोल चेहरा लेकर बैठा था, जैसे कोई क्यूरियस बच्चा किसी टीचर की बातों में खो गया हो। लेकिन अग्विवन का दिमाग और आगे तक सोच रहा था। क्या आप हमें अलौकिक शक्तियों यानी मार्शल आर्ट्स के बारे में कुछ और बता सकते हैं? क्योंकि हमारे इतिहास में ऐसी चीजें बहुत रह रही है। जू जोंग हंस पड़ा। यू आस्क्ड द राइट पर्सन। पूरे यैश नेशन में सिर्फ मैं ही इस सवाल का जवाब दे सकता हूं, बल्कि बाकी लोगों को इससे कोई मतलब ही नहीं है। उन्हें बस इतना पता है कि मार्शल आर्ट्स तुम्हें शक्तिशाली बनाती है, लेकिन ये शक्ति आती कहां से है इसकी उन्हें कोई परवाह नहीं। वो बड़ी मुश्किल से अपनी कुर्सी से उठा, बुक शेल्फ के पास गया। काफी देर तक सर्च करने के बाद एक भारी सी किताब निकाली। उन पेजेस की हालत फ्रेजाइल थी, छूने में ही टूटने का डर लग रहा था। कुछ पन्ने पलटने के बाद जू जोंग ने गंभीर स्वर में कहा, मैंने सारे हिस्टोरिकल डेटा खंगाल डाले, अपने स्टूडेंट्स के साथ मिलकर वर्षों तक रिसर्च की, और अब जाकर मैं एक कंक्लूजन तक पहुंचा हूं। उसने फैटीजू और अग्विवन की ओर देखा। अब दोनों के चेहरे सीरियस हो चुके थे, क्योंकि वो भी महाशक्तियों के मूल स्रोत, ओरिजिन और सुपरनैचुरल पावर्स को समझना चाहते थे। जू जोंग ने अपनी छाती की ओर इशारा किया और मुस्कुराते हुए कहा, ये मन की शक्ति है। मन की शक्ति? एक साथ दोनों ने चौंकते हुए दोहराया। हां, शायद आप इसे हृदय की शक्ति भी कह सकते हैं, या कुछ इसे स्पिरिचुअल एनर्जी भी कहते हैं। मगर मेरा मानना है कि सारी शक्ति का सोर्स हमारे अंदर ही है, हमारी आत्मा में। अग्विवन, जो अभी तक बहुत होपफुल था, अब उसके चेहरे पर कंफ्यूजन था। उसे ऐसी आध्यात्मिक बातों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। आखिर वेस्टर्न साइंस में ऐसे आइडियाज को मोस्टली आउटडेटेड माना जाता है। उसने मन ही मन सोचा, मुझे इससे ज्यादा एक बैकवर्ड स्कॉलर से एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए था। इसके विपरीत फैटीज हूं, जो थोड़ी कम बुद्धि का था, आश्चर्य और जिज्ञासा से दम साधे बैठा था। वाह, ये तो कमाल है। क्या यही मेरी पावर्स की जड़ है? अनबिलीवेबल। अग्विवन ने शांत निगाहों से फैटीजू की ओर देखा और उसके मन में एक सवाल उठा, क्या यह आदमी वाकई केओस फैक्शन का कोई सक्षम वॉरियर है? जू जोंग ने ये सटल फेशियल एक्सप्रेशंस नोट कर लिए। उसने हल्का सा मुस्कराया, कुछ नहीं कहा और बातचीत जारी रखी। होली स्पिरिट मंदिर एकदम खाली पड़ा था, जैसे या तो सभी लोग पहले से ही छिप चुके हों या फिर किसी इंपॉर्टेंट रिचुअल की तैयारी कर रहे हों। असल में जब प्रिंस एनलेट सैक्रिफाइस की भावना को एब्जॉर्ब कर रहे थे, उन्होंने सभी आउटसाइडर्स को टेंपल से निकाल दिया था ताकि कोई भी उनका ध्यान भंग न करे। लेकिन जो बूढ़ा आदमी लाइब्रेरी में रहता था, वो एक एक्सेप्शन था, क्योंकि कोई उसे सीरियसली नहीं लेता था। वो सिर्फ किताबों में डूबा रहता था। इसलिए होली स्पिरिट मंदिर इस वक्त सरफेस से आए इंसानों से भर गया था, जिन्हें जनरल बाबुलू द्वारा अलग अलग जगहों पर एग्जाइल कर दिया गया था। अब वे सब साथी और खजाने ढूंढने में लगे थे। होली स्पिरिट मंदिर में ट्रेजर्स की कोई कमी नहीं थी, लेकिन वे अक्सर इतने बड़े थे कि केवल झंग ही उन्हें कैरी कर सकता था। बाकी लोग बस उन्हें एलियन स्पेस में डाल देते थे। नैश एम्पायर में भी गोल्ड और सिल्वर को काफी वैल्यूएबल माना जाता है, स्पेशली बिकॉज ऑफ देयर स्टेबल प्रॉपर्टीज।
और उनकी ब्लॉकचेन एप्लीकेशंस में यूटिलिटी। इसके अलावा नैश राष्ट्र की कुछ कलाकृतियां भी थी जिन्हें स्टाइल और डिजाइन की दृष्टि से बहुत रिफाइंड माना जाता है। लेकिन सबसे क्रिटिकल चीज हर किसी के लिए थी ईश्वर के सोर्स के टुकड़े जो पूरे टेंपल में बिखरे हुए थे। नैश एम्पायर के नेटिव्स को इन चीजों में कोई रुचि नहीं थी। वे उन्हें बस शाइनी ज्वेल्स की तरह देखते, कभी किसी म्यूरल में जड़ देते तो कभी सजावट में इस्तेमाल करते। ये बात अजीब थी, मगर इससे झंग यी की टीम को इंफॉर्मेशन गैदर करने में काफी आसानी हुई। जब अंकल वायु बाकियों से अलग हो गया, उसने बहुत ही स्ट्रैटेजी के साथ झंग यी की लोकेशन ट्रैक करनी शुरू की। उसने एक हैवी आर्मोर पहना हुआ था जो उस मिशन के लिए खास तौर पर लू कैरन द्वारा डिजाइन किया गया था। हालांकि ये झंग यी के हिडन ड्रैगन सूट जैसा हाई ग्रेड नहीं था, लेकिन अंकल वायु की ओवरऑल कॉम्बैट पावर 9500 तक पहुंच चुकी थी। 8100 बेस इंडेक्स प्लस एक्सोस्केलेटन एनहांसमेंट्स के साथ अंकल वायु ने धीरे से एक दरवाजा खोला और एक भव्य हॉल देखा जिसके बीचों बीच एक लंबा सा डाइनिंग टेबल था। रॉयल फैमिली यही बैठकर भोजन करती थी और ये टेबल किसी हॉरिजॉन्टल मॉन्यूमेंट जैसा दिखता था। उसने तुरंत अपनी इंटेलिजेंट सिस्टम को स्कैन का आदेश दिया और तभी सिस्टम ने रिस्पॉन्ड किया। ईश्वर के सोर्स के एनर्जी फ्लक्चुएशन डिटेक्ट हो गए हैं। अंकल वायु ने ऊपर नजर उठाई और टेबल पर एक शाइनिंग टेबल नाइफ देखा जिसके हैंडल में कुछ छोटे रत्न जड़े थे। उनमें से एक था एक छोटा सा येलो जेमस्टोन जो हल्की ग्लो कर रहा था। अंकल वायु उस ईश्वर के सोर्स को खुद के लिए नहीं लेना चाहता था। उसका मकसद बस झंग यी और टीम को वो चीज दिलाना था, क्योंकि वो जानता था कि वे उससे कहीं ज्यादा कैपेबल है। जब ये सोर्स हमें मिल जाएगा तो हम उसे उन लड़कियों को दे सकते हैं जो फ्यूचर में झंग यी के लिए एक बड़ी ताकत बनेंगी। मैं तो बस एक बुजुर्ग हूं। अगर मैं उनका थोड़ा भी साथ दे पाऊं और रास्ते में बोझ न बनूं तो मेरे लिए वही काफी है। अंकल वायु के मन में यही भावना थी और वो उसी के साथ आगे बढ़ा। अध्याय 1419 बूढ़ा आदमी। अंकल यू अचानक उत्साहित हो गए। उन्होंने पहले भी ईश्वर के स्रोत के फ्रैगमेंट्स को एब्जॉर्ब किया था, इसलिए उन्होंने उसे एक नजर में पहचान लिया। हालांकि ये टुकड़ा बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन यह संभवतः उस डिवाइन सोर्स का एक तिहाई हिस्सा था। अंकल यू ने अपनी गन उठाई और तुरंत उस टेबल नाइफ की ओर बढ़े, लेकिन जैसे ही उन्होंने कदम आगे बढ़ाया, दूसरी दिशा से एक जोरदार धमाका हुआ। खिड़की चकनाचूर हो गई और रंग बिरंगे कांच हर तरफ बिखर गए। एक गोल्डन फिगर हवा में एजाइल तरीके से घूमती हुई अंदर घुसी और एक भारी क्रैश के साथ डाइनिंग टेबल पर आ गिरी। वो एक दाढ़ी वाला गोरा आदमी था जिसने गोल्डन कॉम्बैट सूट पहन रखा था। उसके भूरे बाल थोड़े घुंघराले थे और चेहरा घनी दाढ़ी से ढका था। राउंड टेबल नाइट्स के सदस्य प्रोटेक्टर नाइट गलहद, उसे अक्सर गोल्डन लायन भी कहा जाता है, उसके रॉयल स्टाइल और घने बालों के कारण। ओह, ये तो खतरनाक था। मैं ऑलमोस्ट लेट हो गया। गलहद खड़ा हुआ और अंकल यू की ओर मुस्कुराकर देखा। सुना है आप जियांगनन रीजन से आए हैं। क्या संयोग है। क्या आप भी ईश्वर के स्रोत की तलाश में हैं? अंकल यू ने गहरी सांस ली। सच ही है, अच्छी चीजें इतनी आसानी से नहीं मिलती। उन्होंने मन में सोचा, काश ये आदमी कुछ सेकंड बाद आता, मैं तब तक सोर्स ले चुका होता। अब तो बस हल्की मुस्कान ही दी जा सकती है और आंखों में हल्की सी चेतावनी की चमक रखनी पड़ी। और आप? गलहद ने अपने दोनों हाथ फैला दिए। देखिए, दो बूढ़े आदमी एक ही जगह टकरा गए। हम बूढ़े हो चुके हैं, कमजोर भी हैं, फिर भी लड़ाई में कूदना पड़ता है। क्या करें? उसने कमर पर हाथ रखा और थोड़ा थकेत के अंदाज में सिर हिलाया। अंकल यू ने भी हंसते हुए सिर हिलाया।
लेकिन अंदर ही अंदर अपने सभी हथियार गलहद की ओर लॉक कर दिए। हम सब बूढ़े हो गए हैं, लेकिन जब तक जान में गर्मी है उसका उपयोग करना ही चाहिए। अब वो पहले जैसे सुरक्षा गार्ड नहीं थे, अब वे एक टफ फाइटर बन चुके थे, और इसका क्रेडिट जाता है केवल झंगी को। अपने सामने ब्रिटानिया के योद्धा को देखकर अंकल यू का सीना गर्व से भर गया। उनके अंदर एक पुराने सैनिक की लड़ने की भावना जग चुकी थी। भले ही ये भूमिगत साम्राज्य हो, लेकिन मैं हुआक्शू एम्पायर के सैनिकों का नाम नीचा नहीं होने दूंगा। लड़ो, लड़ो, लड़ो। युद्ध कुछ ही पल में शुरू हो गया। अंकल यू ने कभी भी रणनीति नहीं सीखी। उन्हें बस यही सिखाया गया कि दुश्मन को कैसे जल्दी खत्म किया जाए। उनका आर्मोर पूरी तरह एक्टिव हो गया। एक काली बोन कटिंग स्वॉर्ड पीठ पर, एक स्मॉल कैलिबर लेजर कैनन कंधे पर, एक हाई एनर्जी पार्टिकल जेट गन कलाई पर, और एक बैक माउंटेड प्रोपल्शन यूनिट। पूरा सेटअप एक वॉकिंग टैंक जैसा था। गन और तोपों की बौछार गलहद पर शुरू हो गई। गलहद की आंखों में चमक आ गई। उसने अपनी दोनों मुट्ठियां आपस में टकराईं, और सामने प्रकट हुई एक जाइंट गोल्डन इन्फैंट्री शील्ड। नाइट की महिमा, ये ढाल उसके पूरे शरीर जितनी ऊंची थी, जो उसे पूरी तरह से ढक लेती थी। बुलेट्स और ब्लास्ट्स उस पर लगी, स्पार्क्स उड़े, और दरार की आवाज के साथ पूरी डाइनिंग टेबल टूटकर गिर गई। गलहद ने एक हाथ से ढाल को जमीन में गाड़ा, और उसी जमीन से उठी एक गोल्डन एनर्जी वेव, जो सीधे अंकल यू की ओर बढ़ी। जहां भी वो शॉकवेव गुजरी, जमीन पर हर चीज चकनाचूर हो गई। अंकल यू के पीछे लगे जेट थ्रस्टर से नीली लपटें निकली, और पूरा शरीर हवा में ऊपर उठ गया। ऊपर रहते हुए उन्होंने आग की बारिश जैसी बुलेट स्टॉर्म छोड़ी। गोलियों की इतनी घनी बौछार हुई कि पूरे हॉल में ना रोशनी नजर आ रही थी, न ही परछाई। सिर्फ चमकती हुई पीली लपटें हर तरफ थी। गलहद ने रेजिस्ट करने के लिए अपनी गोल्डन शील्ड को सामने लाकर पकड़ लिया, लेकिन दबाव इतना जबरदस्त था कि वो भी पीछे की ओर स्लाइड करने लगा। उसके पैरों की मांसपेशियां उभर आई, और उसने जमीन को पूरी ताकत से पकड़ा, जिससे ऑब्स्ट्रक्शन स्टोन की फर्श पर दो गहरे काले निशान बन गए। कुछ ही सेकंड में कई हाई एक्सप्लोसिव ग्रेनेड्स उसके पास आ गिरे। गलहद की आंखों में चमक आई, और उसका सिंह जैसा बलशाली शरीर अविश्वसनीय एजिलिटी के साथ एक ओर झुक गया। अंकल यू ने फायरिंग जारी नहीं रखी। आखिर सामने वाला झंग यी तो नहीं था। बुलेट वॉशिंग स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल सोच समझ कर किया जाना चाहिए, क्योंकि एक बार इस्तेमाल की गई एमो फिर वापस नहीं आती। गलहद अपनी ढाल के साथ टेढ़े मेढ़े रास्ते में भागते हुए अंकल यू की ओर बढ़ा। अंकल यू हंस पड़े। तुम मुझसे हाथापाई करना चाहते हो? चलो आओ। एक सीजन्ड एलियन के रूप में वो क्लोज कॉम्बैट में एक्सपर्ट है। हालांकि झंग यी ने कहा था कि वे मेली से बचे, लेकिन वो तो एक जनरल गाइडलाइन थी। सच्चाई ये थी, नजदीकी लड़ाई में तो अंकल यू और भी खतरनाक थे। उन्होंने दोनों हाथों में अपनी जायंट बोन क्लीविंग स्वॉर्ड पकड़ ली, और पूरी ताकत से गलहद की ओर दौड़ पड़े। जैसे ही वो ब्लेड गोल्डन शील्ड से टकराई, क्लैंग की तेज आवाज आई। झटके से पूरी डाइनिंग हॉल कांप गई। कोलिजन इंपैक्ट इतना तीव्र था कि फर्श, दीवारें और टेबल सब थरथरा उठे। किसी ने भी 1 इंच पीछे नहीं हटाया। दोनों के शरीर 2 से 3 मीटर लंबे और शक्ति से भरे हुए थे। एक सच्चा एलियन बनना हो तो पहले शरीर को युद्ध का हथियार बनाना होता है। अरे अरे, दोनों ने अपने हथियारों से एक दूसरे को देखा, और आंखों में वही बिना बोले की चुनौती चमक उठी। और फिर शुरू हुई तूफानी भिड़ंत। गलहद की ढाल, एक जाइंट गोल्डन सेक्रेड शील्ड, ना सिर्फ ब्लॉक करती थी, बल्कि उसे स्विंग करके एक हथियार की तरह इस्तेमाल भी किया जा सकता था। ब्लॉक करना, काउंटर करना, ब्रेक करना, ये सब वो ढाल से करता। गार्डियन नाइट का टाइटल यूं ही नहीं मिला उसे।
अंकल यू शुरुआत में थोड़ा पिछड़ रहे थे, क्योंकि उनका हथियार एक तेज धार वाली तलवार नहीं, बल्कि एक हैवी हाइब्रिड वेपन था। लेकिन ये कोई मामूली चाकू नहीं था। लू केयान ने यह खास डिजाइन किया था, अंकल यू के फाइटिंग स्टाइल को ध्यान में रखते हुए। ब्रॉड शोल्डर, थिक स्पाइन, डबल द थिकनेस ऑफ अ नॉर्मल ब्लेड। ये तलवार एक हैवी ब्लंट वेपन जैसी थी, जिसे जोर से मारने पर असली डैमेज होता है। और उसका मटेरियल, ये धातु, एडामांटियम से भी ज्यादा टफ था। क्लैंग क्लैंग, हर टक्कर के साथ पूरा हॉल ब्लैकस्मिथ की फौज बन गया। शुद्ध शक्ति का मुकाबला, कोई सुपर पावर नहीं, कोई इल्यूजन नहीं, सिर्फ ब्रूट फोर्स और स्पीड की कंपटीशन। दो मिडिल एज्ड फाइटर्स, करीब 40 साल के। किसी ने हार नहीं मानी, दोनों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। ये युद्ध उनके सम्मान का था। अध्याय 1420, भूकंप। अंकल वायु और गलहद के बीच की लड़ाई बहुत ज्यादा भयानक थी, क्योंकि इस तरह के क्लोज रेंज कॉम्बैट में सबसे ज्यादा चोट लगने का खतरा होता है। अंकल वायु का कैपेबिलिटी इंडेक्स गलहद से काफी कम था, लेकिन उसके पास एडवांस्ड एक्सोस्केलेटन मेक और ऊंचे दर्जे के वेपन्स और टैक्टिकल गियर थे, जो उसे बराबरी की लड़ाई करने में सक्षम बनाते थे। धातु के जबरदस्त टकराव, फर्श पर गिरते शरीर, दीवारों से टकराते हुए वार। इन दोनों वयस्क योद्धाओं ने महज ब्रूट फोर्स और नेवर गिव अप एटीट्यूड से एक दूसरे को धक्का दिया। झंगी इस समय अपने बाकी साथियों को ढूंढ रहा था। ऑब्स्ट्रक्शन स्टोन्स की मौजूदगी के कारण वो होली स्पिरिट टेम्पल के अंदर तेजी से ट्रैवल तो नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी उसकी रफ्तार धीमी नहीं कही जा सकती। कुछ ही देर में उसकी एआई सिस्टम ने एक कॉम्बैट फ्लक्चुएशन को डिटेक्ट किया। किसी ने फाइट शुरू की है, चलो देखते हैं। झंग यी ने बिना समय गवाए सीधे उस डायरेक्शन की ओर दौड़ लगाई जहां लड़ाई हो रही थी। जब झंग यी मौके पर पहुंचा, उसने देखा कि पूरा हॉल बुरी तरह तबाह हो चुका था। अंकल वायु और गलहद दोनों ही खून से लथपथ थे। उनकी कॉम्बैट सूट्स गहरे लाल पड़ चुके थे, लेकिन दोनों के चेहरे पर वही जिद और घमंड था। हार मानना नामुमकिन। झंग यी के वहां पहुंचने पर भी गोल्डन लायन गलहद के चेहरे पर कोई डर नहीं था। वो बस बड़बड़ाया, डैम इट, वॉट रोटेन लक। असल में वो समझ गया था कि पहले पहुंचने वाला आदमी अपोजिंग टीम्स कैप्टन है। उसके मन में यह विचार पूरी तरह स्पष्ट था। आई एम स्क्रूड। अंकल वायु ने ऊपर की ओर इशारा किया। दीवार पर एक डाइनिंग टेबल नाइफ रखा था, जिसके हैंडल में एम्बेडेड था गॉड सोर्स का एक अंश। केवल एलियन ही उसकी रियल डिवाइन ग्लो देख सकते थे। झंग यी, गॉड सोर्स वही है। झंग यी ने गलहद की ओर देखा और अपना दाहिना हाथ उठाया। एक डायमेंशनल डोर खुला और उस नाइफ को तुरंत ऑल्टरनेट स्टोरेज डायमेंशन में सुरक्षित कर दिया गया। अब झंग यी के पास 2 गॉड सोर्स फ्रैगमेंट्स थे। एक डीमन टावर से मिला था, दूसरा यहां से। इन दोनों को मिलाकर वो किसी एक एलियन को एप्सिलॉन लेवल तक प्रमोट करने के लिए पर्याप्त सोर्स इकट्ठा कर चुका था। झंग यी ने एक पल के लिए सोचा गलहद को मार दे, लेकिन अगले ही पल उसका विचार बदल गया। अगर मैं इसे यही मार देता हूं, तो अगर मेरे साथियों को भी एनिमी के हाथ लग गया हो, मैं उन्हें कैसे वापस लाऊंगा? इसलिए उसने फैसला किया, बेटर टू कीप हिम एज अ बार्गेनिंग चिप। झंग यी ने कहा, मेरे कैदी बनो और जिंदा रहो। गलहद की आंखों में अभी भी आग थी, लेकिन वो इतना मूर्ख नहीं था कि अपनी हालत को न समझ सके। वो बस गुस्से में बड़बड़ाया, आई शुड हैव यूज्ड माई लक कैलकुलेटर बिफोर दिस मिशन। डैम इट, अगर तुम कुछ सेकंड बाद आते तो जीत मेरी होती। अंकल वायु ने खून थूकते हुए जवाब दिया, बकवास मत करो। अगर हमारा बॉस थोड़ा भी लेट होता, तुम अब तक मरे पड़े होते। झंग यी ने गलहद के गले में एक्सप्लोसिव कॉलर बांधा और
उसे बाहर की ओर एस्कॉर्ट किया। जल्दी करो, बाकी लोगों को ढूंढना जरूरी है। इस तरह बिखरना बहुत डेंजरस है। लेकिन तभी होली स्पिरिट टेम्पल के ऊपर से एक भारी भरकम रंबल गूंजी। बूम! झंगी और बाकी दो लोगों ने जमीन को नीचे से हिलते हुए महसूस किया, जैसे कोई अर्थक्वेक आया हो। गलियारों की दीवारों से सजावट गिरने लगी। झंगी के दिल ने खतरे की घंटी बजाई। उसका सिक्स्थ सेंस अचानक अलार्म में बदल गया। कुछ तो जाग रहा है, वो चीज जिससे मैं डरता था। शायद अब वो समय आ गया है। झंगी ने अब तक कई सीक्रेट अंडरग्राउंड डोमेन्स की यात्रा की थी। अब वो इन रहस्यमयी जगहों से चौंकता नहीं था, लेकिन वो कभी भी रिस्क लेकर नासमझी नहीं करता, खासकर जब बात अपनी या अपनी टीम की जान की हो। वो यहां आया तो जरूर, लेकिन पूरी मानसिक तैयारी के साथ। पर सच्चाई यह है कि जब कोई रियल डेंजर सामने आता है तो नर्वसनेस को पूरी तरह नकार पाना मुश्किल होता है। झंगी ने डब्ल्यू लिंक को कसकर पकड़ लिया और एक अनुभवी सोल्जर की तरह काम और कंपोज रहते हुए डिसीजन लिया। चलो तेजी से मूव करते हैं। झंगी ने गलहद को सीधा शैडो स्पेस में लॉक किया और फिर अंकल वायु को साथ लेकर दूरी पर खड़ी मर्सिडीज की तरफ बढ़ गया। संपूर्ण होली स्पिरिट टेम्पल कांप रहा था। टेम्पल के हर हिस्से में मौजूद लोगों ने इस अचानक बदलाव को महसूस किया। इनमें शामिल थे फैटीजू, एग्विवन और एहुजोंग, जो इस वक्त रॉयल लाइब्रेरी में शांतिपूर्ण कल्चरल एक्सचेंज कर रहे थे। ये क्या भूकंप है? फैटीजू ने कुछ घबराकर कहा। लगता है हमें यहां से जल्दी निकलना चाहिए। ज़हूज़ोंग ने भौहें सिकोड़ ली। ऐसा नहीं होना चाहिए था। मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से नैश में अगला भूकंप अभी 17 साल और 82 दिन बाद आना चाहिए। यह भूकंप नहीं था, कुछ और हो रहा है। उसी वक्त आसपास की बुकशेल्व्स जोर से हिलने लगी। कुछ अलमारियां टूटकर गिर गई। ज़हूज़ोंग, जो काफी भारी और बूढ़े थे, लगभग शेल्फ के नीचे दब ही गए थे। फैटीजू अब तक इस 3 आंखों वाले विद्वान से काफी प्रभावित हो चुका था। उसने तुरंत अपने मच को एक्टिवेट किया, उड़कर बूढ़े को थाम लिया। बाबा, यहां सेफ नहीं लग रहा, जल्दी निकलो यहां से। लेकिन ज़हूज़ोंग जिद पर अड़े। रुको, मुझे एक छोटी सी चीज उठा लेनी है। उसने स्ट्रगल करते हुए खुद को संभाला और एक मेज के नीचे से एक बड़ी नोटबुक निकाली, उसे सीने से लगाकर कस लिया। फिर फैटीजू और एग्विवन की मदद से तीनों लाइब्रेरी से बाहर निकल गए। बाहर निकलते ही लाइब्रेरी के पीछे की एक बड़ी बुकशेल्फ धड़ाम से गिर गई। ज़हूज़ोंग ने मुस्कुराकर कहा, चिंता मत करो, मैं तुम दोनों को यहां से सेफली ले जा सकता हूं। अगर कभी मौका मिले तो मैं भी तुम्हारे साथ सरफेस की दुनिया देखने जाऊंगा। फैटीजू ने ठंडी सांस ली। मैट सोचिए उसके बारे में, बाबा। वहां कुछ देखने लायक नहीं है। सब बर्फ और टंड्रा से भरा हुआ है। जान से ज्यादा तो ठंड ले लेती है वहां। ये तो शांति भरी दुनिया है कंपैरेटिवली। पर फैटीजू ये सोचकर थोड़ा उलझ गया। हमारे आने से यहां की शांति हाय खत्म हो गई है। शायद हम हाय इस अंडरग्राउंड शहर का द रियल अर्थक्वेक है। ज़हूज़ोंग फिर भी मुस्कराया। जैब आपने कहा कि आप एक ऐसी दुनिया से आए हैं जहां ज्ञान और संस्कृति का सम्मान होता है। बस यही बात मुझे खींच लाई थी। हमारी जाति बहुत वायलेंट रही है। सिविलाइजेशन कई बार टूटी है। कई एंशिएंट कल्चर्स तो पूरी तरह से मिट चुके हैं। मुझे उनके सिर्फ अधूरे किताबों में टुकड़े मिलते हैं और बस वही पढ़कर मैं जीता हूं। डियर व्यूअर्स, प्लीज सब्सक्राइब फॉर मोर कंटेंट. There is no cut in the story. Enjoy. Thanks.